हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा भौतिक विज्ञान का ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम तरंग गति या वेव स्पीड के बारे में जानेंगे। चूंकि हम यह महेश और वारणवाल सर की एनसीईआरटी पर आधारित जो समरी आई है पुस्तक की उसको कवर कर रहे हैं। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। चूंकि इन्होंने इसको प्रश्नों के माध्यम से कवर किया है तो हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरण या इसको इंग्लिश में नाइट विजन डिवाइस कहते हैं। लिखा है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं। रात में हम जो देखने के लिए डिवाइस उपयोग करते हैं उसमें कौन सी तरंगें होती हैं। उसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है या इंफ्रारेड वेव का प्रयोग हम रात में देखने के वाले उपकरणों में प्रयोग करते हैं। आगे है, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। जिस प्रकाश को हम देखते हैं हमारे आसपास है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे ये कोई तरंग है तो इसकी यहाँ से दूरी और इस एक नीचे उठा फिर ऊपर गया इतनी, या फिर एक उच्चावच या गर्त चाहे इतनी, ये दूरी, ये पूरी दूरी कहलाती है तरंग की दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य। दैर्ध्य मतलब दूरी। आगे है, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे आंत में कोई रोग हो गया है या कोई बीमारी हो गई है तो उससे संबंधित निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा जो आंत है, जैसे आंत दो होती हैं, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो उनसे जैसे हमारा ये पेट होता है, आमाशय है ये, इसके नीचे ऐसे ये छोटी आंत होती है, इसी के ऊपर बड़ी आंत ऐसे मोटी होती है, उसकी लंबाई कम होती है, क्योंकि मोटाई अधिक होती है इसीलिए उसे बड़ी आंत कहते हैं। तो इनको अगर इनमें कोई रोग उत्पन्न होता है उसके निदान के लिए हम कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं, वो है एक्सरे। हम देखते हैं ना, हम एक्सरे कराने अक्सर जाते हैं, तो वो है आंत में अगर रोग कोई हो जाता है तो एक्सरे किरणों का प्रयोग करके उसका निदान करते हैं। आगे है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं ना कि जब कोरोना आया था तो अक्सर बहुत सारी किरणों का भी प्रयोग किया गया था किसी स्थान को उसको कोरोना लेस करने के लिए या कीटाणु रहित करने के लिए। आगे है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है। जैसे कोई ट्रेन आ रही हो तो दूर है तो हमें अलग आवाज़ सुनाई देगी, जितना हमारे पास आएगी उसकी आवाज़ हमें उतनी तेजी से सुनाई देगी। तो यह किस कारण ऐसा होता है, उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता हमें सुनाई अधिक प्रतीत होती है, तो वो है डापलर प्रभाव के कारण, कि कोई वस्तु आपके जितना पास आएगी वो आपके उतना तेज प्रतीत होगी। आगे है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। कोई क्रिस्टल हो तो उसकी संरचना ज्ञात करने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। किसी भी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। यहाँ पे दिया गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है उसके कण पास ही होते हैं और सामने ऐसे धकेलता जाता है। और प्रकाश की तरंगों का है कि वो तरंगे इस तरीके से गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती हैं। जबकि ध्वनि तरंगे सीधी सीधी चलती हैं, ऐसे कम फिर ज़्यादा फिर कम, इस तरीके से वो जाती हैं। जिस तरीके से माध्यम होता है उसी तरीके से वो गमन करती हैं। जबकि प्रकाश तरंगों को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इस स्थिति में। आगे है, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं।
भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब सीधे पहुंच जाना। और एस तरंगे जो लहर के पहुंचे, गति कम हो लेकिन लहर के पहुंचे, उसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे सितार, गिटार, वीणा। जैसे कोई गिटार है, मान लीजिए गिटार है, अब इस पे कोई डोरी लगी है तो वो यंत्र को हम अनुप्रस्थ तरंगों में करेंगे कि जब हम किसी यंत्र की डोरी खींचेंगे तो वहां से तरंगे अनुप्रस्थ के रूप में उत्पन्न होंगी। वहीं सर्पिलाकार जो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जैसे कोई ऐसे स्प्रिंग है तो उसमें अगर कोई तरंग उत्पन्न होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। उसी तरीके से स्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में जानेंगे ना। अनुप्रस्थ ऐसे चलती हैं जबकि अनुदैर्ध्य सीधी चलती हैं, कम ज़्यादा कम इस अवस्था में चलती हैं। आगे है एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक कोई शत्रु का वायुयान है तो रडार से उसको अगर पता लगाते हैं तो किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है या किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। उस शत्रु के वायुयान को पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। शत्रु के यान को पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे है परावैगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य अनुरोही क्रम में बताना है। तो फ्रेंड्स इसको क्रम में बताना है। जैसे तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य गामा किरणों की होती हैं, इसके बाद एक्स किरणों की होती हैं, इसके बाद सबसे गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणों का, फिर उससे छोटी परावैगनिक किरणों का, फिर उससे छोटी। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, परावैगनिक किरणें, और सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होती है वो सूक्ष्म किरणों की होती है। आगे है यहाँ पे प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके खोजकर्ता कौन है। ये जो तरंग का परास है और आवृत्ति, इसके बारे में हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जरूर जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी खोज किसने की और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जैसे गामा किरणें, गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। गामा किरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। गामा किरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी और गामा किरणों का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। वहीं एक्स किरणों की खोज WC रॉन्टजन ने की थी। एक्सरे, जिसे हम एक्सरे कहते हैं, एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी और एक्सरे का प्रयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। तो गामा किरणों का बैक्यूरेल ने, वहीं एक्सरे का रॉन्टजन ने। एक्सरे रॉन्टजन। पराबैंगनी किरणों की खोज पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसे हम UV भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पराबैंगनी किरणों की खोज जोहान रिटर, या इसको हम शॉर्ट में रिटर भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में हम पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। तो पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। दृश्य किरणें, जिसे हम विजुअल रेडिएशन कहते हैं, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी और दृश्य किरणों का प्रयोग वस्तुओं को देखने में किया जाता है। जैसे जो हमें प्रकाश से सीधे प्रकाश मिलता है देखने के लिए, वो दृश्य किरणें हैं। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्सेल या हर्सेल ने की थी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे हर्सेल भी कह सकते हैं। कि इंफ्रारेड की खोज या इंफ्रा रेडिएशन की खोज हर्सेल के द्वारा की गई थी। अवरक्त किरणों का प्रयोग फोटोग्राफी में सिकाई एवं
टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी आप देखेंगे कि ये भी प्रश्न आता है कि जो रिमोट में किस प्रकार की किरणें निकलती हैं, अवरक्त विकिरण निकलता है। आगे है लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। वहीं दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी और इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 7 मुख्य तरंगे हैं। जैसे देखिए, गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की, एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की, पराबैंगनी या यूवी किरणों की खोज रिटर ने की, दृश्य किरणें जिसे हम जो प्रकाश देखते हैं उसकी खोज न्यूटन ने की, अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की, जैसे रिमोट से जो किरणें निकलती हैं। लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, या टेलीविजन रेडियो में प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज लघु रेडियो की खोज हर्ट्ज ने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने। वहीं जब दीर्घ की बात आ जाए तो मार्कोनी ने की थी। इसका प्रयोग टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। आगे देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं। ये जो दीर्घ रेडियो तरंगें हैं जिसकी खोज मार्कोनी ने की थी, यह वायुमंडल की किस परावर्त से परावर्तित होता है, परत से। तो दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की आयन मंडल, जो कि मध्य मंडल के बाद का जो बाह्य मंडल होता है, उस जो ब्रह्मांड होता है उसके पहले कुछ इतर बितर हमें हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में गैसें प्राप्त होती हैं, जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। और यहीं से रेडियो तरंगें हमें परावर्तित होती हैं। आगे है, कूलिज नलिका या ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कूलिज नलिका या ट्यूब का प्रयोग कूलिज ट्यूब का प्रयोग एक्सरे किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे है कोबाल्ट 60, वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट जो 60 है वह सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है, मुख्यतः कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो क्यों प्रयुक्त होता है, यह गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण प्रयुक्त होता है, अर्थात कोबाल्ट 60 में गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसका चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है, बंद चूल्हे या ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है। कोई बंद चूल्हा हो तो उसमें सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव जानते ही हैं, अक्सर घरों में प्रयुक्त होने लगा है अब। आगे है, दूर संवेदी युक्त नियंत्रण, रिमोट सेंसिंग रिमोट कंट्रोल डिवाइस। दूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है। दूर संवेदी युक्त नियंत्रण में अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है, स्रोत अवरक्त किरणें होती हैं। कोई दूर संवेदी युक्ति है तो उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। जिसे रिमोट में अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से रिमोट का अर्थ ही हुआ कि अवरक्त किरणों का प्रयोग। आगे है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तरंग दैर्ध्य। जैसे ऐसे गया तो ऐसे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, या फिर पूरी इतनी दूरी को हम तरंग की दूरी कहते हैं, जहाँ से उठा और जहाँ पे गिरा। आगे यहाँ पे एक नोट है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। अर्थात जो विकिरण प्रयुक्त होता है, अगर कोई समंदर है उसमें किसी वस्तु की खोज करनी है, या कोई पनडुब्बी जाननी है, या कोई वस्तु खो गई है। खो गई का मतलब जो पानी के अंदर है और हमें पता लगाना, चाहे वो किसी दुश्मन देश की कोई सबमरीन ही क्यों ना हो, तो उसको जानने के लिए हम सोनार या सोनार किरणों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फिजिक्स का आज 5वां लेक्चर था, जिसमें हम तरंग गति के बारे में जाने। वैसे तो ये लेक्चर बहुत छोटा था, चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो इतने ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य
अवरक्त किरणें, तरंग दैर्घ्य, इन सब के बारे में जान गए हैं। तो आप इन सातों किरणों की खोज किसने की थी और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको जान लीजिएगा। इसको आप लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। तो तरंग गति से संबंधित लगभग प्रश्न आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।